साहित्य निधि में आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास पथ के दावेदार धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 9। उसकी आवाज़ सूखी और कठोर होती जा रही थी, फिर भी जी जान से चिल्ला कर कहने लगा, मैं बहुत दिनों तक तुम लोगों के बीच रहकर काम कर चुका हूँ। हम लोगों को तुम लोग नहीं पहचानते, लेकिन मैं तुम सबको पहचानता हूँ। जिनको तुम लोग मालिक कहते हो, एक दिन मैं भी उन्हीं में से एक था। ये मालिक किसी भी तरह तुम्हें इंसानों की तरह नहीं रहने देंगे। तुम्हें पशुओं की तरह रखकर ही वो तुम्हारे मनुष्यत्व के अधिकार को रोक सकते हैं, और किसी दशा में नहीं। तुम लोग बदमाश हो, उच्छृंखल हो, चरित्रहीन हो। उनके मुंह से गालियां ही तुम हमेशा से सुनते आ रहे हो। इसलिए जब कभी तुम लोगों ने अपने दावे को प्रकट किया, तभी तुम लोगों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों के जड़ में तुम लोगों के असंयत चरित्र को ही जिम्मेदार ठहराते हुए वो तुम्हारी हर प्रकार की उन्नति को रोकते आए हैं। केवल इस झूठ को ही वो हमेशा तुमको समझाते आए हैं कि स्वयं भला न बनने पर किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती। लेकिन आज मैं तुम लोगों से निसंकोच और साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि उनका ये कहना संपूर्ण सत्य नहीं है। केवल तुम लोगों का चरित्र ही तुम्हारी अवस्था के लिए दोषी नहीं है। उनके असत्य का आज तुम लोगों को निर्भीक बनकर विरोध करना ही पड़ेगा। ऊंची आवाज़ से तुम लोगों को ये घोषणा करनी ही पड़ेगी कि रुपया ही सब कुछ नहीं है। कहते कहते उसकी नीरस आवाज़ तेज हो उठी। फिर कहने लगा, बिना मेहनत के संसार में कुछ पैदा नहीं होता, इसलिए मजदूर भी तुम लोगों की तरह मालिक है, ठीक तुम लोगों की तरह सभी चीज़ों और कारखानों का अधिकारी है। तभी एक पंजाबी के गोरे नायक के कान में कुछ कहते ही उसकी लाल लाल आंखें अंगारों की तरह जल उठीं। उसने गरजते हुए कहा, स्टॉप, नहीं चलेगा, इससे शांति भंग होगी। अपूर्व चौंक पड़ा। रामदास के कुर्ते को पकड़कर खींचातानी करने लगा। ठहरो रामदास, ठहरो। इस निस्सहाय मित्रहीन पराए देश में तुम्हारी पत्नी है, एक छोटी बेटी है। रामदास ने कुछ भी नहीं सुना। चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ये लोग अन्यायी हैं, डरपोक हैं, किसी भी दशा में सत्य को तुम लोगों को सुनने नहीं देना चाहते। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि सत्य का गला घोट कर भी उसकी हत्या नहीं की जा सकती। वो अमर होता है, कभी नहीं मरता। गोरे ने इसका अर्थ नहीं समझा, लेकिन अचानक सैकड़ों लोगों के सर्वांग से छिटक कर तीक्ष्ण उत्तेजना की भभक उसके मुंह पर लगी। हुंकार कर बोला, ये नहीं चलेगा, ये राजद्रोह है। पलक मारते ही 5-6 घुड़सवार घोड़ों से कूदकर रामदास के दोनों हाथों को पकड़कर जोर से खींचते हुए नीचे ले गए। उसका दीर्घ शरीर घोड़ों और घुड़सवारों के बीच देखते ही देखते ओझल हो गया, लेकिन उसकी तेज और ऊंची आवाज़ बंद नहीं हुई। आवाज़ उत्तेजित अपार भीड़ के एक छोर से दूसरे छोर तक गूंजने लगी। भाइयों, अब मुझसे आप लोगों की भेंट कभी नहीं होगी, लेकिन मनुष्य होकर जन्म लेने की मर्यादा अगर अपने मालिकों के पैरों के नीचे न कुचलवा चुके होगे, तो इतने बड़े उत्पीड़न, इतने बड़े अपमान को कभी बर्दाश्त मत करना। लेकिन उसके बातें समाप्त होते ना होते माने दक्ष यज्ञ आरंभ हो गया। घोड़े दौड़ने लगे, चाबुक कसने लगे। अपमानित, अभिभूत और अस्त व्यस्त मजदूर जान बचाकर भाग खड़े हुए। कौन किस पर गिरा और कौन किसके पैरों के नीचे कुचल गया, कोई ठिकाना नहीं रहा। कुछ घायल, चोट खाए व्यक्तियों को छोड़कर सारा मैदान सूना होने में देर नहीं लगी। किसी तरह लंगड़ाते हुए जो लोग इस समय भी इधर उधर भागे जा रहे थे, स्तब्ध बैठी सुमित्रा उनकी ओर एकटक देख रही थी। उनसे कुछ ही दूर पर अपूर्व बैठा था। एक और महिला इसी तरह सिर झुकाए विमूढ़ सी बैठी थी। जो व्यक्ति गाड़ी लाने गया था, 10 मिनट बाद गाड़ी लेकर आ गया। सुमित्रा भारती का हाथ पकड़ धीरे धीरे जाकर उसमें बैठ गई। आज वो बहुत अस्वस्थ, उत्पीड़ित और थकी हुई दिखाई दे रही थी। भारती ने कहा, चलिए। अपूर्व ने अपना मुंह ऊपर उठाकर कुछ देर तक न जाने क्या सोचकर पूछा, मुझे कहाँ चलने को कह रही हो? मेरे घर, भारती ने कहा। अपूर्व कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप लोग तो जानती हैं कि मैं समिति के लिए कितना अयोग्य हूँ, वहाँ मेरे लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। तो फिर इस समय कहाँ जाएंगे? डेरे पर? भारती ने पूछा। डेरे पर? एक बार जाना होगा। इतना कहते ही अपूर्व की आंखें सजल हो उठीं। किसी तरह आंसुओं को संभालते हुए बोला, लेकिन इस विदेश में और कहाँ जाऊँ, समझ नहीं पा रहा भारती। गाड़ी में से सुमित्रा ने कहा, तुम लोग जाओ।
भारती ने फिर कहा, चलिए। अपूर्व बोला, पथ के दावेदारों में मेरे लिए स्थान नहीं है। भारती उसका हाथ पकड़ने जा रही थी, लेकिन अपने आप को संभाल कर एक पल उसके चेहरे पर आंखें टिकाकर धीमे से बोली, पथ के दावेदारों में स्थान भले ही ना हो, लेकिन और एक दावे से आपको वंचित कर सके संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है पूर्व बाबू। गाड़ी में से सुमित्रा ने झल्लाकर पूछा, तुम लोगों के आने में क्या देर होगी भारती? भारती ने हाथ हिलाकर गाड़ीवान को जाने का इशारा करते हुए कहा, आप जाइए, हम लोग पैदल जाएंगे। रास्ते में चलते चलते अपूर्व ने अचानक कहा, भारती तुम मेरे साथ चलो ना। साथ ही तो चल रही हूँ। ये बात नहीं, तलवलकर की पत्नी से जाकर क्या कहूँगा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। रामदास को यहाँ लाने की दुर्बुद्धि क्यों हुई? भारती चुप रही। अपूर्व कहता गया, अचानक कितना बड़ा अनर्थ हो गया, अब अपना कर्तव्य मेरी समझ में नहीं आ रहा। भारती फिर भी मौन रही। कुछ देर बाद बेचैन होकर अपूर्व गरज उठा, मेरा क्या दोष है? बार बार सावधान करने पर भी कोई गले में डोरी बांधकर झूले तो मैं उसे किस तरह बचाऊंगा? पत्नी है, लड़की है, घर गृहस्थी है, जिसे ये होश नहीं। वो मरेगा नहीं तो और कौन मरेगा? और 2 वर्ष की सजा भुगतने दो। आप क्या उनकी पत्नी के पास इस समय नहीं जाएंगे? जाऊंगा क्यों नहीं, लेकिन कल साहब को क्या उत्तर दूंगा? मैं कह देता हूँ भारती, साहब ने एक बात भी कही तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। नौकरी छोड़कर क्या कीजिएगा? घर चला जाऊंगा, इस देश में इंसान नहीं रहते। उनके उद्धार का प्रयत्न नहीं करेंगे? अपूर्व झट बोल उठा, चलो किसी अच्छे बैरिस्टर के पास चलें भारती, मेरे पास 1000 रुपये हैं, क्या इनसे काम न चलेगा? मेरी घड़ी आदि जो चीज़ें हैं उनके बेचने पर 500-600 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन सबसे पहली आवश्यकता है उनकी पत्नी के पास जाने की। मेरे साथ मत चलिए, यहीं से गाड़ी लेकर स्टेशन चले जाइए। उनको क्या चाहिए, क्या अभाव है, कम से कम पूछने की ज़रूरत तो है। मैं अकेली चली जाऊंगी, आप चले जाइए, भारती बोली। अपूर्व को हिचक कर बोला, मैं अकेला न जा सकूंगा। भारती बोली, डेरे से तिवारी को साथ ले लेना। नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मुझे ज़रूरी काम है। काम रहने दो, मेरे साथ चलो। लेकिन मुझे इस मामले में क्यों डाल रहे हैं अपूर्व बाबू? अपूर्व चुप रहा। भारती हंस पड़ी, बोली, अच्छा चलिए मेरे साथ, पहले अपना काम पूरा कर लूँ। रास्ते में अचानक भारती बोली, जिसने आपको नौकरी करने के लिए विदेश में भेजा है उसमें आपको पहचानने की बुद्धि नहीं है। वो अगर आपकी माँ ही क्यों ना हो। तिवारी देश जा रहा है, कोशिश करके आपको भी उसके साथ भेज दूंगी। अपूर्व मौन रहा। आपने उत्तर नहीं दिया। उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं गृहस्थी में न रहता तो मैं सन्यासी हो जाता। भारती बोली, सन्यासी? लेकिन माँ तो जीवित हैं। अपूर्व बोला, हाँ, देश के एक छोटे से गांव में हम लोगों का एक छोटा सा मकान है, माँ को वहीं ले जाऊंगा। उसके बाद मेरे पास 2000 रुपये हैं, उन्हीं से छोटी सी दुकान खोल लूँगा, उसी से हम दोनों का खर्च चल जाएगा। भारती बोली, खर्च तो चल सकता है, लेकिन अचानक इसकी आवश्यकता कैसे आ पड़ी? अपूर्व बोला, आज मैं अपने को पहचान सका हूँ, माँ के अतिरिक्त इस संसार में मेरा कोई मूल्य नहीं है। भारती ने एक पल उसके मुंह की ओर देखकर पूछा, माँ शायद आपको बहुत प्यार करती हैं? हाँ, हमेशा से। माँ का जीवन दुख ही दुख में बीता है। मैं डरता हूँ कहीं ये दुख और ना पड़ जाए। मेरा आधार माँ है, इसलिए मैं डरपोक हूँ, सभी की अश्रद्धा का पात्र हूँ। यह कहकर उसके मुंह से लंबी सांस निकल गई। भारती ने कोई उत्तर नहीं दिया। अपूर्व का हाथ पकड़े चुपचाप चलती रही। अपूर्व ने चिंतित होकर पूछा, रामदास के परिवार का क्या उपाय करोगी? भारती स्वयं कुछ नहीं समझ सकी थी, फिर भी साहस बढ़ाने के लिए बोली, चलिए तो जाकर देखेंगे, कुछ ना कुछ उपाय तो किया ही जाएगा। तुमको शायद वहाँ रहना पड़े, लेकिन मैं तो ईसाई हूँ, उन लोगों के किस काम में आऊँगी? भारती की ये बात अपूर्व को चुभी। दोनों जब घर पहुँचे शाम ढल चुकी थी। इस रात किस तरह क्या करना होगा ये सोचकर उन लोगों के भय की सीमा नहीं थी। अंदर कदम रखते ही भारती ने देखा उस ओर की खिड़की के पास कोई आराम कुर्सी पर लेटा हुआ है। देखते ही भारती पहचान कर उल्लसित स्वर में बोली, डॉक्टर साहब आप कब आए? सुमित्रा जी से भेंट हुई? नहीं। अपूर्व ने कहा, आज भयंकर कांड हो गया डॉक्टर साहब, हमारे अकाउंटेंट तलवलकर बाबू को पुलिस पकड़ कर ले गई। भारती बोली, इंसिन में उनका घर है, वहीं उनकी बेटी है, पत्नी है, अभी तो उन्हें समाचार तक नहीं मिला।
अपूर्व ने कहा, ये कैसी भयानक विपत्ति आ पड़ी डॉक्टर साहब? डॉक्टर हंसकर बोला, भारती, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, मुझे चाय बनाकर पिला सकती हो बहन? क्यों नहीं, लेकिन हम लोगों को बाहर जाना है। कहाँ? इंसिन तलवलकर बाबू के घर। कोई ज़रूरत नहीं। अपूर्व ने आश्चर्य से कहा, ज़रूरत कैसे नहीं है डॉक्टर साहब? डॉक्टर हंसकर बोले, लेकिन इसका भार तो मेरे ऊपर है, आप बैठिए, जब तक भारती चाय बनाकर लाए। होटल का ब्राह्मण रसोइया पवित्रता के साथ खाने की कुछ चीज़ तैयार करके दे जाए। खा पी कर आप आराम कीजिए। अपूर्व बोला, इस रात को तो कष्ट उठाने से तुम बच गई भारती, लेकिन मेरी जिम्मेदारी, कैसी ही रात क्यों ना हो, गए बिना पूरी नहीं होती। भारती ठिठक कर खड़ी हो गई, लेकिन तभी डॉक्टर के मुंह की ओर देखकर वो फिर अपना काम करने के लिए चली गई। डॉक्टर साहब मोमबत्ती जलाकर पत्र लिखने लगे। 10 मिनट की प्रतीक्षा करके अपूर्व झुंझलाकर उत्कंठित हो उठा। उसने पूछा, क्या यह पत्र बहुत ही आवश्यक है? हाँ, डॉक्टर ने कहा। अपूर्व बोला, उधर की कुछ व्यवस्था हो जाना भी तो कम आवश्यक नहीं है। क्या आप उनके घर किसी को न भेजिएगा? इतनी रात को वहाँ जाने के लिए कोई आदमी नहीं मिलेगा, डॉक्टर बोले। अपूर्व बोला, तब उसके लिए आप चिंता ना करें, सवेरे मैं खुद ही चला जाऊंगा। आप भारती को मना ना करते तो हम अभी चले जाते। डॉक्टर लिखते लिखते बोले, इसकी आवश्यकता नहीं थी। अपूर्व ने कहा, आवश्यकता की धारणा इस विषय में मेरी और आपकी एक नहीं है, वो मेरा मित्र है। चाय का सामान लेकर भारती नीचे उतर आई और चाय बनाकर पास बैठ गई। डॉक्टर का पत्र लिखना और चाय पीना दोनों काम साथ साथ चलने लगे। 2-3 मिनट बाद भारती रूठने के अंदाज में बोली, आप हमेशा व्यस्त रहते हैं, 2-4 मिनट आपके पास बैठकर बातचीत कर सकूं, इसके लिए आप मुझे समय ही नहीं देते। डॉक्टर ने चाय के प्याले से मुंह हटाकर हंसते हुए कहा, क्या करूं बहन, इस 2 बजे की ट्रेन से मुझे जाना है। भारती चौंक पड़ी और अपूर्व के मन में अपने मित्र के प्रति संशय और भी बढ़ गया। भारती ने पूछा, एक रात के लिए भी आपको विश्राम नहीं मिलेगा? मुझे केवल 1 दिन की छुट्टी मिलेगी भारती, लेकिन वो दिन आज नहीं है। भारती समझ ना सकी, इसलिए उसने पूछा, वो समय कब आएगा? डॉक्टर ने उसका उत्तर नहीं दिया। अपूर्व बोला, समिति का सदस्य ना होते हुए भी रामदास सजा भुगतने जा रहा है, उचित नहीं है ये। डॉक्टर बोले, सजा नहीं भी हो सकती है? ना हो तो उसका भाग्य है, लेकिन अगर हो गई तो अपराध मेरा होगा। इस संकट में मैं ही उसे लाया था। डॉक्टर केवल मुस्कुरा दिए। अपूर्व बोला, देश के लिए जिसने 2 वर्ष की सजा भोगी है, असंख्य बेतों के दाग जिसके पीठ से आज भी नहीं मिटे, इस अवदेश में जिसके बच्चे केवल उसी का मुंह देखकर जी रहे हैं, उसका इतना बड़ा साहस असाधारण है, इसकी तुलना नहीं। डॉक्टर ने कहा, इसमें क्या संदेह है अपूर्व बाबू? पराधीनता की आग जिसके हृदय में रात दिन जल रही है, उसके लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। साहब की फर्म की इतनी बड़ी नौकरी या इंसान का कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता, ये उसका एकमात्र पथ है। डॉक्टर की बातों को व्यंग समझकर वो जैसे एकदम पागल हो उठा। आप उसके महत्व को भले ही अनुभव न कर सकें, लेकिन साहब के फर्म की नौकरी तलवलकर जैसे मनुष्य को छोटा नहीं बना सकती। जितनी भी इच्छा हो आप मुझ पर व्यंग कीजिए, लेकिन रामदास किसी भी बात में आपसे छोटा नहीं है, ये बात आप निश्चित रूप से जान जाएंगे। मैं जानता हूँ, मैंने उनको छोटा नहीं कहा, डॉक्टर बोले। अपूर्व बोला, आपने कहा है, उन पर और मुझ पर आपने व्यंग किया है, लेकिन मैं जानता हूँ जन्मभूमि उन्हें प्राण से अधिक प्यारी है। वो निडर हैं, आपकी तरह लुक छिप कर नहीं घूमते। आश्चर्य से भारती बोली, आप किसको क्या कह रहे हैं अपूर्व बाबू, आप पागल तो नहीं हो गए? अपूर्व ने कहा, नहीं, पागल नहीं हूँ, ये जो भी क्यों ना हो, लेकिन रामदास तलवलकर की पद धूल के बराबर भी नहीं है, ये बात मैं स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूँ। उसके तेज, उसकी निर्भीकता से ये मन ही मन ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए तुम्हें जाने नहीं दिया और मुझे भी चतुराई से रोक दिया। भारती उठकर बोली, मैं आपका अपमान नहीं कर सकती, लेकिन आप यहाँ से चले जाइए अपूर्व बाबू। हम लोगों ने आपको गलत समझा था। भय के कारण जिसे हित अहित का ज्ञान नहीं रहता, उनके पागलपन के लिए यहाँ स्थान नहीं है। आपका कहना सच है, पद के दावेदारों में आपको स्थान नहीं मिलेगा। आज के बाद किसी भी बहाने मेरे घर आने का कष्ट मत कीजिएगा। अपूर्व निरुत्तर होकर उठ खड़ा हुआ, लेकिन डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जरा बैठिए अपूर्व बाबू,
इस अंधेरे में मत जाइए, मैं स्टेशन जाते हुए आपको डेरे पर पहुंचाता जाऊंगा। अपूर्व की चेतना लौट रही थी। वो सिर झुकाकर बैठ गया। चाय पीने के बाद जो बिस्कुट बचे थे उनको डॉक्टर साहब जेब में डाल रहे हैं, ये देखकर भारती ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? खुराक जुटा कर रख रहा हूँ बहन। क्या सचमुच ही आज रात को ही चले जाइएगा? तो क्या मैंने अपूर्व बाबू को बेकारी रोका है? सभी एक साथ मिलकर अविश्वास करेंगे तो मैं जीऊँगा भारती? ये कहकर उन्होंने बनावटी क्रोध दिखाया। भारती ने अभिमान के साथ कहा, नहीं, आज आपका जीना नहीं होगा, आप बहुत थक गए हैं। इसके अतिरिक्त सुमित्रा दीदी अस्वस्थ हैं। आप तो बराबर ही ना मालूम कहाँ चले जाते हैं। मैं आपकी एक बात भी नहीं सुन सकती। पथ के दावेदार को मैं अकेली कैसे चलाऊं? इस दशा में मेरी जहाँ तबीयत होगी चली जाऊंगी। लिखे हुए पत्र उसके हाथ में देते हुए डॉक्टर ने हंसकर कहा, इनमें एक तुम्हारे लिए है, एक सुमित्रा के लिए और तीसरा तुम दोनों के पथ के लिए है। मेरा उपदेश कहो, आदेश कहो, सब कुछ यही है। भारती बोली, इस बार क्या आप बहुत दिनों के लिए जा रहे हैं? देवा न जानन्ति कहकर वो मुस्कुरा दिए। भारती बोली, हम लोगों की कठिनाई बढ़ गई है, इसीलिए ठीक ठीक बता जाइएगा कि आप कब लौटेंगे। यही तो कहता हूँ, देवम न जानन्ति। नहीं, ऐसा ना होगा, सच सच बताइए, कब लौटिएगा? इतना आग्रह क्यों है? इस बार ना मालूम क्यों डर लग रहा है, मानो सब कुछ टूट फूट कर छिन्न भिन्न हो जाएगा। भारती बोली। उसके सिर पर हाथ रखकर डॉक्टर बोले, ऐसा नहीं होगा, सब ठीक होगा। ये कहकर वो हंस पड़े। बोले, लेकिन इस व्यक्ति के साथ इस प्रकार झूठ मूठ झगड़ा करने पर सचमुच ही रोना पड़ेगा। अपूर्व बाबू क्रोध अवश्य करते हैं, लेकिन जो प्यार करते हैं उसे प्यार करना भी जानते हैं। भारती कुछ उत्तर देने जा रही थी, लेकिन अचानक अपूर्व के मुंह उठाते उसके मुंह की ओर देखकर चुप हो गई। उसी समय दरवाजे के पास एक घोड़ा गाड़ी रुकी और जल्दी ही 2 आदमियों ने प्रवेश किया। एक ऊपर से नीचे तक अंग्रेजी पोशाक में था, जिसे डॉक्टर के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। दूसरा था रामदास तलवलकर। अपूर्व का चेहरा चमक उठा। रामदास ने आगे बढ़कर डॉक्टर के चरणों की धूल माथे पर चढ़ाई। अंग्रेजी ड्रेस वाला व्यक्ति बोला, जमानत में इतनी देर हो गई, शायद गवर्नमेंट मुकदमा नहीं चलाएगी। इसका अर्थ यह है कि तुम गवर्नमेंट को नहीं पहचानते? डॉक्टर बोले, मैदान से आने तक आपको साथ साथ देखा था, लेकिन फिर कब अंतर्ध्यान हो गया पता नहीं चला, रामदास ने कहा। डॉक्टर ने हंसकर कहा, अंतर्ध्यान होना जरूरी हो गया था रामदास बाबू, यहाँ तक कि रातों रात यहाँ से भी अंतर्ध्यान होना पड़ेगा। उस दिन स्टेशन पर मैंने आपको पहचान लिया था, रामदास ने कहा। जानता हूँ, लेकिन सीधे घर ना जाकर इतनी रात गए यहाँ क्यों? आपको प्रणाम करने के लिए। मेरे पूना सेंट्रल जेल में जाने के बाद ही आप चले गए थे, तब अवसर नहीं मिला। नीलकांत जोशी का क्या हुआ जानते हैं? वो तो आपके साथ ही था। डॉक्टर ने कहा, बैरक की 4 दीवारी लांघ नहीं पाए, पकड़े गए और फांसी हो गई। अपूर्व ने पूछा, उस दशा में क्या आपको भी फांसी हो जाती? डॉक्टर हंस पड़े। उस हंसी को सुनकर अपूर्व सिहर उठा। रामदास ने पूछा, इसके बाद? डॉक्टर बोले, एक बार सिंगापुर में ही मुझे 3 वर्ष तक नज़रबंद रहना पड़ा था। अधिकारी मुझे पहचानते थे, इसीलिए सीधा रास्ता छोड़कर बैंकॉक के रास्ते पहाड़ लांघ कर मेवात पहुंच गया। भाग्य अच्छा था, एक हाथी का बच्चा भाग्य से मुझे मिल गया। हाथी के उस बच्चे को बेचकर एक जहाज में नारियल के चालान के साथ अपना चालान कराकर मैं अराकान पहुंच गया। अचानक थाने में एक परम मित्र के साथ आमना सामना हो गया। उनका नाम है B.A. चेलिया। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। बहुत दिनों से दर्शन ना होने पर मुझे खोजते हुए सिंगापुर से बर्मा आ गए। भीड़ में अच्छी तरह नज़र नहीं रख सके, नहीं तो पैतृक गले का, ये कहकर हंस पड़े। लेकिन सहसा अपूर्व के चेहरे पर नज़र पड़ते चौंक कर कहा, यह क्या अपूर्व बाबू, आपको क्या हो गया? अपूर्व स्वयं को संभालने का प्रयत्न कर रहा था। उनकी बात पूरे होते ना होते दोनों हाथों से मुंह ढककर तेजी से दौड़ता हुआ कमरे से निकल गया। अपूर्व के इस तरह बाहर चले जाने पर सभी को आश्चर्य हुआ। बैरिस्टर कृष्ण अय्यर ने पूछा, ये कौन है डॉक्टर, बहुत ही भावुक? उसकी बात में स्पष्ट उलाहना था कि ऐसे लोगों का यहाँ क्या काम है। डॉक्टर थोड़ा हंस पड़े। प्रश्न का उत्तर दिया तलवलकर ने, यह है मिस्टर अपूर्व हालदार, हमारे ऑफिस में मेरे सुपीरियर अफसर हैं, लेकिन बहुत अंतरंग हैं। मेरे रंगून के प्रथम परिचय की कहानी नहीं सुनी। ये एक
सहसा भारती पर नजर पड़ती रुककर उसने कहा, वो जो कुछ भी हो, प्रथम परिचय के दिन से ही हम लोग मित्र हैं। डॉक्टर हंसकर बोले, भावुकता नाम की वस्तु सर्वदा बुरी नहीं होती कृष्ण अय्यर, और तुम्हारी तरह सभी को कठोर पत्थर बन जाने से काम नहीं चलेगा, ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। कृष्ण अय्यर बोले, ऐसा मैं भी नहीं सोचता, लेकिन कमरे को छोड़कर उनके विचरने के लिए संसार में स्थान तो कम है नहीं। तलवलकर मन ही मन क्रोधित हो उठा। जिसे बार बार अपना परम मित्र बता रहा है, उसे उसी के सामने अवांछित व्यक्ति सिद्ध करने की चेष्टा से उसने अपना अपमान समझकर कहा, मिस्टर अय्यर, अपूर्व बाबू को मैं पहचानता हूँ। ये सच है कि हम लोगों के मंत्र की दीक्षा के लिए उन्हें बहुत दिन नहीं हुए, लेकिन मित्र की अकल्पित मृत्यु से थोड़ा सा विचलित हो जाना हम लोगों के लिए कोई भी भयानक अपराध नहीं है। संसार में चलने फिरने के लिए अपूर्व बाबू को स्थान की कमी नहीं है, और मुझे आशा है कि इस मकान में भी उनके लिए स्थान की कमी नहीं पड़ेगी। डॉक्टर बोले, अवश्य नहीं पड़ेगी तलवलकर, अवश्य नहीं पड़ेगी। फिर वो विशेष रूप से भारती को लक्ष्य करके बोले, लेकिन ये मित्रता नाम की वस्तु संसार में कितनी क्षण भंगुर है भारती। एक दिन जिसके संबंध में सोचा भी नहीं जा सकता, दूसरे ही दिन जरा सा कारण पैदा हो जाने पर हमेशा के लिए बिछो हो जाता है। यह भी संसार में कोई अस्वाभाविक नहीं है तलवलकर, इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। मनुष्य बहुत ही दुर्बल प्राणी है, संसार के धक्के संभालने के लिए इसी भावुकता की आवश्यकता पड़ती है। इन सब बातों का उत्तर नहीं, प्रतिवाद भी नहीं, सब मौन रहे। लेकिन भारती का चेहरा उदास हो उठा। भारती जानती है कि अकारण कुछ कहना डॉक्टर का स्वभाव नहीं है। डॉक्टर ने घड़ी देखकर कहा, मेरा तो जाने का समय हो रहा है भारती, रात की गाड़ी से जा रहा हूँ तलवलकर। कहाँ और किस लिए? अपने आप बताए बिना अनावश्यक कौतूहल प्रकट करने का नियम इन लोगों में नहीं है। तलवलकर ने पूछा, मेरे लिए आपका आदेश? डॉक्टर ने हंसकर कहा, आदेश तो है, लेकिन एक बात है, बर्मा में स्थान का अभाव हो ही जाए तो अपने देश में नहीं होगा, ये निश्चित है। मजदूरों पर जरा नज़र रखना। तलवलकर ने गर्दन हिलाकर कहा, अच्छा, फिर कब भेंट होगी? डॉक्टर ने कहा, नीलकांत जोशी के शिष्य हो तुम, फिर यह प्रश्न कैसे कर बैठे? तलवलकर चुप हो गया। डॉक्टर ने कहा, अब देर मत करो, जाओ, घर पहुँचते पहुँचते भोर हो जाएगी। और अय्यर, क्या यहीं प्रैक्टिस करने का निश्चय कर लिया है? कृष्ण अय्यर ने सिर हिलाकर सम्मति प्रकट की। किराए की गाड़ी बाहर खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों बाहर जाने लगे तो तलवलकर ने कहा, अंधेरे में अपूर्व बाबू कहाँ चले गए, भेंट नहीं हुई? लेकिन इस बात का उत्तर देना किसी ने आवश्यक नहीं समझा। कुछ ही देर बाद गाड़ी की आवाज़ से मालूम हो गया कि वो लोग चले गए। तुम क्या समझती हो, अपूर्व चला गया? डॉक्टर ने कहा। भारती बोली, नहीं, संभव है, आसपास खोजने से मिल जाएंगे, आपसे बिना भेंट किए वो नहीं जाएंगे। डॉक्टर बोले, तुम यही काम करो, अधिक नहीं ठहर सकता बहन। नहीं, वो इसी बीच आ जाएंगे। यह कहकर दरवाजे के बाहर भारती ने नज़रें दौड़ाई और परिचित पैरों की आवाज़ की प्रतीक्षा में बेचैन हो उठी। जी चाहा दौड़कर कहीं आसपास से उसे पल भर में खोज लाए, लेकिन इतनी व्याकुलता दिखाने में उसे आज लज्जा मालूम हुई। डॉक्टर ने घड़ी की ओर देखा। भारती ने घड़ी पर नज़र डाली। 5-6 मिनट से अधिक समय नहीं था। आप क्या पैदल ही जाएंगे? नहीं, 2:20 पर बड़ी सड़क से एक घोड़ा गाड़ी गुजरेगी, 6-7 आने में स्टेशन पहुंचा देगी। पैसा ना देने पर भी पहुंचा देगी? लेकिन जाने से पहले क्या सुमित्रा जीजी को देखने नहीं जाएंगे? वो सचमुच बीमार हैं। मैंने कब कहा कि बीमार नहीं है, लेकिन डॉक्टर को दिखाए बिना बीमारी कैसे अच्छी होगी? डॉक्टर ने कहा। भारती बोली, आपसे अच्छा डॉक्टर कौन मिलेगा? डॉक्टर ने मजाक में उत्तर दिया, तब तो हो चुकी अच्छी, अभ्यास छूटे बहुत दिन बीत चुके हैं, फिर बैठा बैठा किसी का इलाज करता रहूं, इतना समय कहाँ है मेरे पास? भारती बोल उठी, आपके पास भला समय कहाँ है? कोई मर भी जाए तो भी आपको समय नहीं मिलेगा? क्या देश का काम ऐसा ही होता है? डॉक्टर का हंसता हुआ चेहरा पल भर को गंभीर होकर फिर पहले जैसा हो गया। भारती ये देखते ही अपनी गलती समझ गई। सुमित्रा कौन है? डॉक्टर के साथ उसका संबंध क्या है और किस तरह वो इस दल में शामिल हुई? भारती को इस संबंध में कुछ भी मालूम नहीं था। इन लोगों की संस्था में व्यक्तिगत परिचय के प्रति जिज्ञासा निषिद्ध माना जाता है, इसीलिए अनुमान के सिवा ठीक तौर से कुछ भी जान लेने का उपाय नहीं था। केवल स्त्री होने के नाते ही उसने सुमित्रा का मनोभाव कुछ कुछ जान लिया था,
लेकिन अपनी उसी अनुभूति को आधार मानकर इतना बड़ा इशारा कर बैठने से वो केवल संकोच में ही नहीं पड़ गई, बल्कि भयभीत भी हो उठी। भयभीत वो डॉक्टर से नहीं, सुमित्रा से हुई। ये बात किसी भी तरह उसके कान तक पहुंच जाने से काम बिगड़ जाएगा। उनका और परिचय मालूम ना होने पर भी पहले से ही उस शांत, तीक्ष्ण, विद्या बुद्धिशालिनी रमणी के दुर्भेद्य गंभीरता के परिचय से कोई भी अपरिचित नहीं था। उनके स्वरूप और भाषण से, उनके प्रखर सौंदर्य के हर पदक्षेप से, उनके संयम गंभीर वार्तालाप से, उनके अचंचल आचरण की गंभीरता से, इस दल में रहते हुए भी उनकी असीम दूरी को सब लोग भली भांति अनुभव करते थे। यहाँ तक कि उनकी बीमारी के संबंध में भी अपने आप किसी प्रकार की आलोचना करने का भी किसी को साहस नहीं होता था। लेकिन एक दिन इस न भेदी जाने वाली कठोरता को भेद कर उनकी अत्यंत गुप्त दुर्बलता उस दिन अपूर्व भारती के सामने प्रकट हो गई थी। जिस दिन एक आदमी को विदा करते समय सुमित्रा स्वयं को संभाल नहीं सकी थी और उसी से वो मानो अपने को सबसे अलग, बहुत दूर हटा ले गई हैं। वो विशाल व्यवधान दूसरे दिन बिन बांगी सहानुभूति के आकर्षण से संकुचित होने का थोड़ा भी आभास मिलते ही उसकी अपने जीवन के प्रति अंतर में छुपी गूढ़ वेदना सहसा भड़क उठेगी, इस बात का अनुभव करके भारती का क्षुब्ध चित्त आशंका से भर जाता था। डॉक्टर ने आराम कुर्सी पर अच्छी तरह लेटकर अपने दोनों पैर मेज पर फैला दिए और फिर आराम की सांस छोड़कर बोल उठे, ओह। भारती आश्चर्य से बोली, आप तो खूब सो लिए। डॉक्टर नाराज होकर बोले, क्यों, क्या मैं घोड़ा हूँ जो जरा सा लेटते ही नींद आ जाएगी? मुझे नींद आ रही है, तुम लोगों की तरह खड़े खड़े मैं नहीं सो सकता। खड़े खड़े हम लोग भी नहीं सो सकते, लेकिन अगर कोई ये कहे कि आप दौड़ते दौड़ते सो सकते हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आपके शरीर से क्या कुछ नहीं हो सकता कोई नहीं जानता। लेकिन समय हो गया, इसी समय न चल पड़ने से गाड़ी नहीं मिलेगी, चली जाएगी। चली जाने दो, बड़ी जोर की नींद आ रही है भारती, आंखें नहीं खोल सकता। यह कहकर डॉक्टर ने आंखें मूंद ली। ये सुनकर भारती ने पुलकित मन से अनुभव किया कि केवल मेरे अनुरोध से ही आज उनका जाना स्थगित हो गया, नहीं तो नींद तो दूर, बिजली गिरने की दुहाई देकर भी उनके संकल्प में बाधा नहीं डाली जा सकती। उसने कहा, अगर सचमुच ही नींद आ रही है तो ऊपर जाकर सो जाइए ना। डॉक्टर ने आंखें बंद किए ही पूछा, तुम क्या अपूर्व की बाट देखती हुई सारी रात जगा कर बिताओगी? मुझे क्या गरज, कोठरी में सो जाऊंगी, भारती बोली। डॉक्टर बोले, क्रोध करके लेटा तो जा सकता है, लेकिन सोया नहीं जा सकता। बिछौने पर पड़कर छटपटाते रहने से बढ़कर दूसरी कोई सज़ा नहीं होती। इससे यही अच्छा होगा कि तुम उसे खोज लाओ, मैं किसी से नहीं कहूँगा। भारती का चेहरा लाल पड़ गया। कुछ देर मौन रहने के बाद उस स्वयं को संभाल कर बोली, अच्छा डॉक्टर साहब, बिस्तर पर पड़कर छटपटाते रहने से बढ़कर और कोई सज़ा नहीं होती, ये बात आप कैसे जान गए? लोग कहते हैं, वही सुनकर, अपने अनुभव से नहीं जानते। डॉक्टर बोले, बहन, हम अभागों को तो सोने के लिए बिस्तर भी नसीब नहीं होते, फिर छटपटाना कैसा? इतनी बाबूगिरी के लिए फुर्सत कहाँ? अच्छा डॉक्टर साहब, सब लोग कहते हैं कि आप में क्रोध है ही नहीं, क्या ये बात सच है? लोग झूठ कहते हैं, वो मुझे देख नहीं सकते। भारती हंसकर बोली, या अत्यधिक प्यार करते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि आप में ना मान है, ना अभिमान, ना दया माया है, हृदय आदि से अंत तक पत्थर बन गया है। डॉक्टर ने कहा, यह भी अत्यधिक प्यार की बात है। इसके बाद? भारती बोली, इसके बाद उस प्रस्तर मूर्ति पर केवल एक प्रतिमा खुदी हुई है, जन्मभूमि की प्रतिमा। उसका ना आदि है, ना अंत है और ना क्षय है। वो प्रतिमा हमें दिखाई नहीं देती, इसीलिए हम लोग आपके पास रह पाते नहीं हैं। नहीं तो, कहते कहते सहसा वो रुक गई। फिर बोली, कैसे बताऊं डॉक्टर साहब, एक दिन जब मैं सुमित्रा बहन के साथ बर्मा आयरन कंपनी के कारखानों के पास से जा रही थी, उस दिन यहाँ कारखाने के नए बॉयलर की परीक्षा हो रही थी। लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। काले पर्वत के समान वो एक विशाल जड़ पिंड से अधिक कुछ भी नहीं था। सहसा उसका दरवाज़ा खुल जाने पर ऐसा लगा मानो उसके भीतर आग का तूफान उठ रहा है। अगर उसमें इस पृथ्वी को भी उठाकर डाल दिया जाए तो वो इसे भी भस्म कर देगा। मैंने सुना है कि वो अकेला ही उस विशाल कारखाने को जला सकता है। दरवाज़ा बंद हो गया तो पूर्वत शांत जड़ पिंड बन गया। उसके भीतर का रत्ती भर भी प्रकाश बाहर नहीं आ रहा। सुमित्रा बहन के मुंह से गहरी सांस निकल गई।
मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है जीजी? सुमित्रा ने कहा, इस भयंकर यंत्र को याद रखना भारती, इससे तो अपने डॉक्टर साहब को पहचान सकोगी। यही है उनकी यथार्थ प्रतिमूर्ति। डॉक्टर ने अन्वयस्क की तरह मुस्कुराते हुए कहा, सभी लोग क्या मुझे प्यार ही करते हैं? लेकिन नींद के मारे तो आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा भारती, कुछ उपाय करो। लेकिन इससे पहले वो आदमी कहाँ चला गया, क्या एक बार ही पता नहीं लगाओगी? लेकिन आप ये बात किसी से कह नहीं सकते। नहीं, लेकिन मुझसे लज्जा करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मनुष्य से ही मनुष्य को लज्जा होती है। ये कहकर वो लालटेन लेकर बाहर चली गई। लगभग 15 मिनट बाद आकर बोली, अपूर्व बाबू चले गए। आश्चर्य से डॉक्टर बोले, इतने अंधेरे में अकेले? ऐसा ही लगता है। आश्चर्य है, मैंने आपके लिए बिस्तर ठीक कर दिया है। और तुम? मैं फर्श पर कंबल बिछाकर सो जाऊंगी। डॉक्टर बोले, अच्छा चलो, लज्जा मनुष्य मनुष्य से करता है, मैं तो पत्थर रहा। ऊपर के कमरे में डॉक्टर लेट गए। भारती ने फर्श पर बिस्तर बिछा लिया। डॉक्टर ने उसे देखकर कहा, सब लोग मिलकर इस तरह मेरी उपेक्षा करते हैं तो मेरे आत्मसम्मान को चोट लगती है। यानी मुझसे कोई भय नहीं है? रत्ती भर भी नहीं। आपसे किसी का लेश मात्र भी कल्याण नहीं हो सकता, भारती ने कहा। डॉक्टर से हंसकर बोली, अच्छा, किसी दिन पता चल जाएगा। बिछौने पर लेटकर भारती ने पूछा, आपका सव्यसाची नाम किसने रखा था डॉक्टर? उपन्यास पथ के दावेदार की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।